तो चलिए जो है मध्यकालीन भारतीय इतिहास की श्रृंखला में आज जो है उत्तरकालीन मुगल शासक ये टॉपिक हम लोग स्टार्ट किया जाएगा। तो ये उत्तरकालीन मुगल शासक हैं। औरंगजेब के पश्चात क्या होता है? औरंगजेब के पश्चात मुगलों का पतन शुरू हो जाता है। अकबर का जो बचपन था वह काफी संघर्ष से बीता हुआ था, परंतु ये सलीम को सारी सुख सुविधाएं दिए हुए थे। अर्जुन देव को ये कैद करते हैं और अर्जुन देव को कैद करके इन्हें फांसी की सजा दे दी जाती है। ये जो पुत्र खुसरो है मानबाई के गर्भ से हुआ था। मानबाई अपने ही बेटे के अंधे करवा दिए जाने से बहुत ज्यादा निराश होती हैं और ऐसे में क्या होता है, ऐसे में जो है अब आसफ खान क्या सपना देख रहे हैं? आसफ खान सपना देख रहे हैं कि खुर्रम जो है अगले बादशाह होंगे। और ऐसे में नूरजहां क्या है? नूरजहां तो कोहिनूर दुनिया का क्या है? दुनिया के 10 सबसे बेशकीमती हीरो में से एक है। और नमस्कार साथियों, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के इस मंच पे आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए जो है मध्यकालीन भारतीय इतिहास की श्रृंखला में आज जो है उत्तरकालीन मुगल शासक ये टॉपिक हम लोग स्टार्ट किया जाएगा। पिछले क्लास में अकबर तक हम लोग मुगल साम्राज्य कर रहे थे और मुगल साम्राज्य में मुगल साम्राज्य का संगठन, उसके अंतर्गत बाबर और हुमायूं को देखा गया था। देन आफ्टर जो है मुगल साम्राज्य का जो विस्तार है उसके अंतर्गत अकबर को देखा गया था। और अब जो है लेटर मुगल जो किंग हैं उनके बारे में देखा जाएगा। तो आज की क्लास के अंतर्गत हम लोग क्या देखेंगे? तो आज के क्लास के अंतर्गत जहांगीर का जो समय काल है उसे देखा जाएगा कि मुगलों का शासनकाल जहांगीर के समय में। देन आफ्टर जो है शाहजहां है, फिर फाइनली जो है वह औरंगजेब हैं। तो ये उत्तरकालीन मुगल शासक हैं। औरंगजेब के पश्चात क्या होता है? औरंगजेब के पश्चात मुगलों का पतन शुरू हो जाता है। तो शुरू करने से पहले अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो संभव बैच से जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस बैच का लिंक दिया गया है, वहां पे जाके फटाफट आपको इनरोल्ड करना है और क्लास से रिलेटेड जो सारी पीडीएफ है वो भी आपको वहीं पे मिलेगा। ये 3 हम लोगों के नए बैचेज हैं। अपनी आवश्यकता अनुसार आप इन बैचेज से जुड़ सकते हैं। प्रारंभ बैच जो 2028 को टारगेट कर रहा है, इसकी क्लास फीस मात्र 29,999 रुपए है। देन आफ्टर जो संकल्प बैच है ये 2027 को टारगेट कर रहा है, इसकी फीस 13,499 रुपए। तथा सृजन प्रीलिम्स क्रैश कोर्स का बैच, इसकी फीस मात्र 3,000 रुपए है। आइए तो आज के टॉपिक को हम लोग शुरू किया जाएगा। आज का जो हम लोग का विषय वस्तु है वह क्या है? तो आज का जो विषय वस्तु है वह उत्तरकालीन मुगल शासक। उत्तरकालीन मुगल शासक और इसके अंतर्गत कौन है? तो इसके अंतर्गत जो है वह जहांगीर है। जहांगीर 1605 से 1627 ईस्वी का समय काल है। फिर जो है शाहजहां है। शाहजहां 1627 से 1658 ईस्वी का समय काल है। फिर फाइनली कौन है? फिर फाइनली जो है औरंगजेब हैं। औरंगजेब जो हैं 1658 से 1707 ईस्वी का समय काल है। तो उत्तरकालीन मुगल शासक में 3 शासक हैं, जहांगीर हैं, शाहजहां हैं और औरंगजेब हैं। तो आइए एक एक करके इनके शासनकाल और इनके शासनकाल के योगदान को देखा जाएगा। तो जहांगीर के बचपन का नाम क्या रहता है? तो जहांगीर के बचपन का नाम सलीम रहता है। द चाइल्डहुड नेम ऑफ जहांगीर इट वॉज सलीम।
तो अकबर ने बहुत दुआओं के बाद शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर वो नंगे पैर गए हुए थे। दुआओं के लिए वह एक शहंशाह हिंदुस्तान की हैसियत से नहीं बल्कि एक फरियादी की हैसियत से गए हुए थे, और वहां पर शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से अंततः इन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होता है। और जो पुत्र रत्न की प्राप्ति होता है इसे शेख सलीम चिश्ती का आशीर्वाद मानकर बच्चे का नाम, अपने बेटे का नाम सलीम रखते हैं। गुरु का नाम कैसे अपने मुख से ले सकते थे, तो प्यार से इन्हें शेखू बाबा कह के बुलाते थे। चूंकि अकबर का जो बचपन था वह काफी संघर्ष से बीता हुआ था, परंतु ये सलीम को सारी सुख सुविधाएं दिए हुए थे, और इनकी शिक्षा के लिए इन्होंने पुर्तगाली शिक्षकों को, आधुनिक शिक्षा के लिए पुर्तगाली शिक्षकों को, फारसी शिक्षा के लिए अलग अलग जो है इनको सुविधाएं दी गई थी। ऐसे में क्या होता है, ऐसे में सलीम ने भी अकबर के अंतिम दिनों में उनके विरुद्ध विद्रोह किया था, परंतु अकबर ने उनके विद्रोह को माफ कर दिया था। 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु के बाद अब सलीम जो है किस उपाधि के साथ शहंशाह बनते हैं? जहांगीर के उपाधि के साथ शहंशाह बनते हैं। अब जहांगीर का जो जन्म हुआ था वह किसके गर्भ से हुआ था? तो मरियम उस्मानी के गर्भ से हुआ था, जिन्हें जो है जोधा भाई भी कहा जाता था। तो इनका सलीम का जो जन्म है वह कब हुआ था? वह 1569 ईस्वी में हुआ था, तथा 1605 ईस्वी में ये जहांगीर की उपाधि के साथ क्या होते हैं? जहांगीर के उपाधि के साथ जो है वह शासक बनते हैं। तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से जब जहांगीर शासक बनते हैं तो जहांगीर के दो पुत्र रहते हैं। जहांगीर के दो पुत्र रहते हैं। बड़े पुत्र का नाम क्या होता है? तो बड़े पुत्र का नाम खुसरो रहता है, और बड़े पुत्र का नाम खुसरो रहता है, और छोटे पुत्र का नाम क्या रहता है? छोटे पुत्र का नाम खुर्रम रहता है। तो द एल्डर सन ही वॉज खुसरो एंड द यंगर सन इट वॉज खुर्रम। तो बड़े पुत्र खुसरो हैं, छोटे पुत्र कौन है? खुर्रम है। अब शासक बनने के साथ, शासक ये कब बने हुए हैं? 1605 ईस्वी में बने हुए रहते हैं। 1606 ईस्वी में क्या होगा? 1606 ईस्वी में इनके जो बड़े पुत्र खुसरो हैं, खुसरो ने विद्रोह किया, और इस विद्रोह को समर्थन किसने दिया था? तो इस विद्रोह को समर्थन पांचवें सिख गुरु रहते हैं। पांचवें सिख गुरु अर्जुन देव ने समर्थन दिया था। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में जहांगीर काफी ज्यादा जो है गुस्से में आते हैं कि अभी मैंने शासन प्राप्त किया था, तब तक जो है खुसरो के द्वारा विद्रोह किया गया। उससे ज्यादा गुस्सा इन्हें किस बात का होता है? तो उससे ज्यादा गुस्सा इन्हें इस बात का होता है कि इसे सिख गुरु के द्वारा समर्थन दिया गया। ऐसे में क्या होता है, ऐसे में जहांगीर ने खुसरो के विद्रोह को दबा दिया। जहांगीर ने खुसरो के विद्रोह को दबा दिया, और साथ ही साथ क्या होता है, तो साथ ही साथ जो है अर्जुन देव को ये कैद करते हैं, और अर्जुन देव को कैद करके इन्हें फांसी की सजा दे दी जाती है। इन्हें फांसी की सजा दे दी जाती है। तो इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से खुसरो का विद्रोह दबा दिया गया। विद्रोह दबाने के बाद इन्हें क्या किया जाता है? तो शाहजादा खुसरो को अंधा करवा दिया जाता है। शाहजादा खुसरो को अंधा
करवा दिया जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से खुसरो का जन्म मान बाई के गर्भ से हुआ था। इनका भी मैंने बताया, जहांगीर का जन्म जन्म जो है मरियम उस्मानी या उन्हें जोधा भाई कहा जाता था। और ये जो पुत्र खुसरो हैं मान बाई के गर्भ से हुआ था। मान बाई अपने ही बेटे के अंधे करवा दिए जाने से बहुत ज्यादा निराश होती हैं। और ऐसे में क्या होता है, ऐसे में जो है अब वो जहांगीर से उनकी शिकवा शिकायत, जहांगीर जो है बहुत ज्यादा अल्कोहलिक रहते हैं, बहुत ज्यादा अल्कोहलिक रहते हैं, मीन्स की मदिरा पान करते थे। तो ऐसे में वह जहांगीर से कहती हैं कि विद्रोह तो आपने भी किया हुआ था अपने वालिद अकबर के अगेंस्ट में, लेकिन अकबर ने आपके साथ तो कुछ ऐसा नहीं किया जैसा आपने अपने पुत्र को अंधा करवा दिया। और फिर कहती हैं कमियां तो आपके अंदर भी हैं। तो ऐसे में क्या होता है, इनके अत्यधिक मदिरा पान की आदत से आगे चल करके मानबाई आत्महत्या कर लेती हैं। और इसके पश्चात क्या होता है, इसके पश्चात जहांगीर जो है इनकी मुलाकात किससे होता है, इनकी मुलाकात और मुलाकात के बाद फिर विवाह नूरजहां के साथ होता है, नूरजहां के साथ होता है। तो जो नूरजहां रहती हैं वह धीरे धीरे शासन प्रशासन में अत्यधिक रुचि लेना शुरू करती हैं। और शासन प्रशासन में अत्यधिक रुचि लेने के साथ ही क्या होता है, तो ये अपना एक अलग गुट बनाती हैं। नूरजहां का अगर वास्तविक नाम, नूरजहां इन्हें खिताब मिला हुआ था, इनका वास्तविक नाम मेहरून निसा रहता है। और जहांगीर ने इन्हें नूरजहां की उपाधि दिया हुआ था। नूरजहां की रुचि किसमें होती है, रुचि शासन प्रशासन में रहता है। क्यों शासन प्रशासन में रुचि होता है, तो अभी मैंने कहा कि जहांगीर अत्यधिक मदिरापान का इनका जो है एक निगेटिव एस्पेक्ट रहता है। साथ ही साथ चित्रकला में शासन प्रशासन की जगह जहांगीर का जो रुझान रहता है वह चित्रकला में ज्यादा रहता है। तो इस तरीके से क्या है, नूरजहां अपनी सक्रियता दिखाती हैं और यही रुचि और राजनीति की जो सक्रियता है इससे क्या होता है, तो इससे अंततः जो है नूरजहां जुंटा ग्रुप का निर्माण होता है। नूरजहां जुंटा ग्रुप का निर्माण होता है। तो ये जो नूरजहां जुंटा ग्रुप है इसके सदस्य कौन कौन रहते हैं, तो नूरजहां जुंटा ग्रुप के सदस्य जो हैं कौन है, तो इसके सदस्य जो हैं वह इनके पिता आसफ खान रहते हैं। नूरजहां जुंटा ग्रुप के जो सदस्य हैं इनके पिता बेटा आसफ खान नहीं, भाई इनके आसफ खान हैं। इनके भाई जो हैं वह आसफ खान हैं। पिता जो हैं वह एतमादू दौला हैं, पिता एतमादू दौला हैं। इस जुंटा ग्रुप में इनकी मां अस्मत बेगम रहती हैं तथा जो है इसमें जो छोटे शाहजादा खुर्रम हैं यह इस ग्रुप के सक्रिय सदस्य बनते हैं। तो ऐसे में क्या है, ऐसे में परिवार के जो नियरर और डियरर वंश हैं, जो परिवार के इनके अपने निकटस्थ लोग हैं, वह सारे लोग एक गुट में हैं जिसे नूरजहां जुंटा गुट कहा जा रहा है। ऐसे में नूरजहां जुंटा गुट का क्या है, ऐसे में नूरजहां जुंटा गुट का शासन प्रशासन पर अत्यधिक प्रभाव रहता है। शासन प्रशासन पर अत्यधिक प्रभाव रहता है। तो आगे चल करके क्या है, आगे चल करके जहांगीर की अपनी कुछ उपलब्धियां होती हैं, राजनैतिक उपलब्धियां होती हैं। अगर उन राजनैतिक उपलब्धियों को देखा जाए तो जहांगीर की
जो राजनैतिक उपलब्धियां हैं, ये राजनैतिक उपलब्धियां किस रूप में है भाई? तो ये जो राजनैतिक उपलब्धियां हैं यह जहांगीर के द्वारा क्या किया जाता है? तो जहांगीर के द्वारा जो है वह 1615 ईस्वी में मेवाड़ की संधि किया जाता है। 1615 ईस्वी में मेवाड़ की संधि किसके साथ किया जाता है? तो महाराणा प्रताप की मृत्यु लगभग 1597 ईस्वी में ही हो चुका था। महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद कौन शासन कर रहे हैं? तो उनके पुत्र अमर सिंह के साथ जो मेवाड़ की संधि होती है वह महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह के साथ होता है। तो ऐसे में क्या होता है? ऐसे में बाबर के जमाने से जो मेवाड़ के साथ संघर्ष चल रहा है, जैसे कि राणा सांगा रहते हैं, फिर उसके बाद जो है राणा उदय सिंह रहते हैं, फिर महाराणा प्रताप रहते हैं, फिर अमर सिंह का भी एक लंबा दौर है 1597 से 1615। तो ये मेवाड़ के साथ जो एक लंबी मुगलों की अपनी राइवलरी है, वह इस संधि के साथ वो राइवलरी समाप्त होता है। इसके बाद क्या है? तो इसके बाद जो है 1617 ईस्वी में इन्होंने किसे भेजा? तो 1617 ईस्वी में इन्होंने अपने पुत्र खुर्रम को, शाहजादा खुर्रम को किस अभियान पर भेजते हैं? तो शाहजादा खुर्रम को अहमदनगर के अभियान पे भेजते हैं। अब अहमदनगर की जो विजय होता है, अहमदनगर की विजय के साथ ही शाहजादा खुर्रम को जहांगीर ने कौन सी उपाधि दिया? तो शाहजादा खुर्रम को जहांगीर ने उपाधि जो है वह शाहजहां की दिया। तो पहले के जमाने में क्या होता था? पहले के जमाने में जो है जब एक शासन सत्ता का अंत होता था, तो ऐसे में जो दूरस्थ क्षेत्र हैं वह अमूमन जो है अपने स्वतंत्रता की घोषणा करते थे। अगर उन्हें लगता था कि केंद्र में बैठी हुई जो सरकार है या केंद्र में बैठा हुआ जो राजा है वो इफेक्टिव नहीं है, या इफेक्टिव भी है और उनके अंदर विल पावर है, तो यूजुअली क्या होता था, वह अपनी स्वतंत्रता घोषित करते थे। अहमदनगर में अकबर के विरुद्ध चांद बीबी लड़ी हुई थी, तो ऐसे में वही अहमदनगर अब जहांगीर के आने के साथ अपनी स्वतंत्रता घोषित कर चुका है और अहमदनगर को मलिक अंबर जैसे सेनापति का सशक्त नेतृत्व भी मिल रहा है। तो जहांगीर के द्वारा अपने पुत्र शाहजादा खुर्रम को भेजा जाता है। शाहजादा खुर्रम की वैसे पूर्णतः सफल नहीं हुए थे, परंतु जो कहा जाता है ना कि पिता अपने पुत्र की छोटी छोटी खुशियों पर इतराता है, तो वही चीज क्या है? वही चीज जो है जहांगीर का खुर्रम के संदर्भ में दिखता है। अहमदनगर के साथ संधि उसे ये इनके विजय के रूप में पोर्ट्रे करते हैं और यहीं पर उन्हें क्या दिया जाता है? यहीं पर उन्हें शाहजहां की उपाधि दिया जाता है। 1622 ईस्वी में क्या होता है? तो 1622 ईस्वी में 1622 ईस्वी में इनके हाथों से कांधार निकल जाता है। 1622 ईस्वी में मुगलों से कर लेते हैं जहांगीर, क्या मुगलों से कांधार स्वतंत्र हो गया। तो कांधार गॉट इंडिपेंडेंट ड्यूरिंग द टाइम सिनेरियो ऑफ जहांगीर इन द पर्टिकुलर ईयर ऑफ 1622। तो चलिए भाई, गांधार की स्वतंत्रता के पश्चात जो कांधार या जो गांधार बाबर के जमाने से मुगलों का हिस्सा है, अब वह मुगलों के हाथों से निकल चुका है। आगे चल करके क्या होता है? तो आगे चल करके जहांगीर का धीरे या इस जुंटा ग्रुप में ही फूट पड़ जाता है। जुंटा ग्रुप में ये जो आसफ खान है, आसफ खान ने बाद में, आसफ खान कौन है? वो नूरजहां के भाई हैं। आसफ खान बाद में अपनी पुत्री का विवाह किससे करते हैं? तो पुत्री का
विवाह वह शाहजादा खुर्रम से करते हैं। और जो शाहजादा खुर्रम रहते हैं, तो अब आसफ खान क्या सपना देख रहे हैं? आसफ खान सपना देख रहे हैं कि खुर्रम जो है अगले बादशाह होंगे। और ऐसे में नूरजहां क्या है, नूरजहां जब जहांगीर से विवाह करती हैं तो उसके पहले वह शेर अफगन की विधवा रहती हैं। और शेर अफगन से उनकी एक पुत्री रहती है। उस पुत्री का विवाह इन्होंने शहरयार से किया हुआ था। चूंकि जहांगीर के ऊपर नूरजहां का अत्यधिक प्रभाव रहता है, अत्यधिक प्रभाव है, तो ऐसे में क्या है, ऐसे में नूरजहां चाहती थी कि शहरयार अगले शहंशाह हिंदुस्तान बने। आसफ खान चूंकि पुत्री का विवाह खुर्रम से किए हैं, तो वो चाहते हैं कि खुर्रम शहंशाह हिंदुस्तान बने। अब इस तरीके से नूरजहां क्या करती हैं, तो नूरजहां जानबूझ करके वह खुर्रम को राजधानी से दूर दराज के क्षेत्रों में इन्हें शासन प्रशासन का उत्तरदायित्व दिया जा रहा है। ऐसे में क्या है, ऐसे में अब सीधे सीधे नूरजहां जुंटा ग्रुप में मतभेद की खाई उभर चुका है। जब जहांगीर का स्वास्थ्य खराब होता है, तो शाहजादा खुर्रम या जो शाहजहां है वह कहां है, वह दक्कन मींस की जो दक्षिण भारत का मुगल क्षेत्र है, तो दक्कन के सूबेदार रहते हैं। दक्कन के सूबेदार रहते हैं, तो ऐसे में आसफ खान जैसे सुलझे हुए कूटनीतिक व्यक्ति का इन्हें सहयोग रहता है। जब ये राजधानी की तरफ बढ़ते हैं, आगरा की तरफ बढ़ते हैं, तो आसफ खान कहते हैं कि बिना कोई बड़बोलापन दिखाए आप इस तरीके से कहते हुए राजधानी की तरफ आइए कि एक पुत्र अपने पिता के स्वास्थ्य के बारे में, उनके कुशल क्षेम के बारे में आ रहा है, जिससे कोई भी विद्रोह की आहट लोगों को न समझ में आए। और ऐसे में क्या होता है, शाहजहां वही करते हैं, वह राजधानी के समीप आते हैं। और आने के साथ फिर क्या होता है, आसफ खान का सहयोग मिलता है। और नूरजहां के जो भी अपने विश्वस्त रहते हैं, उनको पराजित करते हुए नूरजहां को अब क्या होता है, इन्हें पेंशन दे दिया जाता है कि अब शासन प्रशासन के सभी प्रभावों से आप दूरी बना लीजिए। और इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से जहांगीर की 1627 में जब मृत्यु होता है, उसके पश्चात खुर्रम जो है, शाहजहां की उपाधि पदवी पहले ही मिल गया था, तो उसी उपाधि के साथ अगले शहंशाह हिंदुस्तान बनते हैं। तो चलिए जो है अब अगला जिक्र देखा जाए, तो अगले जो हैं वह शाहजहां हैं। अगले जो हैं वह शाहजहां हैं। शाहजहां 1627 से 1658 ईस्वी तक शासन करते हैं। शाहजहां की जो प्रारंभिक चुनौतियां वह क्या रहता है, तो प्रारंभिक चुनौतियां जो है, शासक बनने के साथ ही एक हैवी फेमाइन जो है, एक अकाल से राज्य प्रभावित होता है। तो 1630 से 32 तक, 1630 से 1632 तक भीषण अकाल पड़ा था। भीषण अकाल पड़ा हुआ था। इसके बाद फिर क्या होता है, तो पुर्तगाली जो रहते हैं, पुर्तगाली आप देखेंगे जहांगीर के समय में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, कैप्टन विलियम हॉकिंस जो रहते हैं, वह 1608 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो कारखाने हैं, फैक्ट्री खोलने की अनुमति के लिए आए हुए रहते हैं। परंतु जहांगीर के शिक्षक जो पुर्तगाली रहते हैं, उन्हीं पुर्तगालियों के प्रभाव के कारण जहांगीर ने उन्हें अनुमति नहीं दिया हुआ था। तो पुर्तगाली भारत में मुगलों से भी पहले आए हुए थे। बाबर के समय में 1526 से उनका शासनकाल बाबर का शुरू हो रहा है। 1498 ईस्वी में ही वास्को डिगामा आ गए थे। और वास्को डिगामा यूजुअली मसाले के व्यापार के लिए आए हुए थे, जो ब्लैक पेपर है, काली मिर्च है, उसके लिए आए हुए थे। और बकायदे 1505 ईस्वी से पुर्तगाली गवर्नर जनरल की परंपरा भारत में शुरू हो चुका था। तो पुर्तगालियों की विजयनगर राज्य के संदर्भ में आप देखे थे कि उनकी उदंडता, उनकी धृष्टता ज्यादा रहती है। वह समुद्री क्षेत्र में कार्ड सिस्टम जो है लागू किए हुए थे। तो कुछ वैसा ही क्या होता है, शाहजहां के समय काल में पुर्तगालियों का दमन इनके द्वारा किया जाता है। तो जो 1631-32 का
1631 और 1632 ईस्वी का समय है। यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे पुर्तगालियों का दमन किया जाता है। अब जो पुर्तगालियों का दमन है, इससे क्या होता है, इससे कोस्टल एरिया में मुगल राज्य को ज्यादा अस्थायित्व मिलता है। फिर इसके बाद क्या होता है, 1633 ईस्वी में 1633 ईस्वी में इन्होंने अहमदनगर की विजय किया था। अहमदनगर की विजय किया था। तो अहमदनगर को आप देख रहे हैं, लगभग सभी के शासनकाल में, मुगलों के शासनकाल में अहमदनगर चुनौती देता आ रहा है। हालांकि शाहजहां ने भी सफलतापूर्वक अहमदनगर की विजय किया हुआ रहता है। इसके अलावा अगर इनके शासन का और कुछ देखा जाए तो इन्होंने 1636 ईस्वी में क्या किया था, 1636 ईस्वी में सिजदा प्रथा को प्रारंभ किया था। सिजदा प्रथा प्रारंभ किया था। बलबन के समय में आपने देखा हुआ था, सिजदा क्या था, सिजदा और पायबोस की नीति रहती है। सिजदा मीन्स की सर झुका करके दरबार में आना है। तो वो सिजदा प्रथा फिर से जहांगीर ने क्या किया था, उसे प्रारंभ किया था। आगे चल करके थोड़ा सा ये रेडिकल अप्रोच दिखाए रहते हैं, परंतु खंभात के नागरिकों के अनुरोध पर इन्होंने क्या किया था, गोवध पर प्रतिबंध लगा दिया था। अकबर ने भी गोवध पे प्रतिबंध लगाया था। तो ये गोवध पे प्रतिबंध कैसे है, तो खंभात के नागरिकों के अनुरोध पर। तो ऐसे में एक ये मेजर इनका जो है इनिशिएटिव्स है कि गोवध पर इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया हुआ था। अगला क्या है, तो इन्होंने अहमदाबाद में जो चिंतामणि मंदिर है, चिंतामणि मंदिर का जीर्णोद्धार भी करवाया हुआ था। तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से जो है या इनके समय काल का एक प्रमुख जो है वह योगदान रहता है। आगे कौन है भाई, तो आगे चल करके शाहजहां ने 1638 ईस्वी में गांधार को जीता हुआ था। इन्होंने क्या किया था, तो 1638 ईस्वी में गांधार की विजय किया हुआ था। वह गांधार जो जहांगीर के समय में 1622 ईस्वी के आसपास स्वतंत्र हो गया था। तो गांधार को फिर से जीतना मुगलों के लिए एक सामरिक रूप से, रणनीतिक रूप से एक उनकी प्रमुख विजय रहता है। परंतु यही गांधार जिसको उन्होंने जीता हुआ था, अंततः क्या होता है, अंततः जो है 1647 ईस्वी में पुनः स्वतंत्र हो जाता है। 1647 ईस्वी में पुनः स्वतंत्र हो जाता है। और स्वतंत्र होने के बाद फिर से ये दोबारा जो है मुगल साम्राज्य का हिस्सा नहीं बन पाता है। तो जहांगीर के बाद जो शाहजहां हैं, शाहजहां ने गांधार को जीता और जीतने के बाद 1647 में वह फिर से मुगलों से स्वतंत्र हुआ और उसके बाद फिर ये जो है मुगलों का हिस्सा पुनः कभी नहीं बन पाया, या भारतवर्ष का भी हिस्सा कह सकते हैं कि पुनः भारतवर्ष का हिस्सा मीन्स कि जो दिल्ली से या आगरा से या भारत के किसी क्षेत्र से राजधानी बना करके शासन कर रहे थे, वो फिर से उनका हिस्सा नहीं बन पाता है। तो ऐसे में क्या है, ऐसे में ये शाहजहां के समय की प्रमुख उपलब्धियां हैं। शाहजहां की ज्यादा रुचि किस क्षेत्र में है, तो जहांगीर की ज्यादा रुचि आपने देखा हुआ था कि चित्रकला में है। इनकी ज्यादा रुचि जो है वह स्थापत्य कला के क्षेत्र में रहता है। इनकी ज्यादा रुचि कहाँ है, तो ज्यादा रुचि जो है वह स्थापत्य कला के क्षेत्र में रहता है। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में जो है जहांगीर जो है चित्रकला के क्षेत्र में ज्यादा उनका रुझान है, इनका रुझान स्थापत्य कला के क्षेत्र में ज्यादा है। और ऐसे में जो है अब स्थापत्य कला में इन्होंने कई सारे वैश्विक मापदंड की इमारतों का निर्माण करवाया, जैसे कि इन्होंने ताजमहल का निर्माण करवाया था।
इन्होंने ताजमहल का निर्माण करवाया था। इन्होंने दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण कराया, ताजमहल आगरा में है। और इसके साथ साथ इन्होंने जो है वह दिल्ली के लाल किला का निर्माण कराया। साथ ही लाल किला में अपना एक सिंहासन तख्ते ताउस का भी निर्माण करवाया था। तख्ते ताउस का भी निर्माण करवाया हुआ था। तो ये क्या है, ये जो है स्थापत्य कला के क्षेत्र में शाहजहां का अपना योगदान रहता है। ताजमहल बेटा जो है विश्व के, आधुनिक विश्व के 7 आश्चर्यों में शामिल किया जाता है। ताजमहल इन्होंने अपनी पत्नी जो अर्जुमंद बानो बेगम रहती हैं, अर्जुमंद बानो बेगम से इनका बहुत ज़्यादा लगाव रहता है। और उनकी असामयिक मृत्यु होने से क्या होता है, तो लगभग 1630 के आसपास में उनकी मृत्यु हुआ था। 1632 में इन्होंने ताजमहल का फाउंडेशन दिया। और ताजमहल की जो इनकी कल्पना रहती है कि आने वाला जो समय है वह भी इस इमारत को देख करके यह एहसास कर पाए कि एक बादशाह अपनी बेगम से कितना ज़्यादा स्नेह या लगाव रखता था। तो ऐसे में 20 वर्षों में कहा जाता है कि दुनिया के 20,000 सबसे ज्यादा जो हुनरमंद कारीगर रहते हैं उनके द्वारा ताजमहल का निर्माण करवाया जाता है। किंवदंतियां बहुत सारी हैं। किंवदंतियां जैसे कि ऐसा कहा जाता है कि ताजमहल का जो निर्माण हुआ था, ताजमहल का ये निर्माण होने के बाद जब ताज का दीदार होता है, मीन्स कि ताज का जब पहली बार शहंशाह को देखना होता है, तो ये व्हाइट मार्बल से बना हुआ है, सफेद संगमरमर से बना हुआ है। तथा इसके उद्घाटन के दिन, इसके इनॉग्रेशन सेरेमनी के समय इसे ब्लैक गाउन से ढक दिया गया रहता है, काले चादर से इसे ढक दिया गया रहता है। ऐसे में जब शाहजहां आते हैं तो उस काले चादर को हटाया जाता है। काले चादर को हटाया जाता है और उसके नीचे जो ये सफेद संगमरमर की बनी जो भव्य संरचना है, इसे देख करके वह एकटक इसे निहारते रह जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि शाहजहां के द्वारा इस इमारत को इस तरीके से एकटक देखना और उसकी प्रशंसा करना, तो ऐसे में कारीगरों के द्वारा कहा जाता है कि कारीगरों को अगर ये संरचना पसंद आई हो तो, किंवदंतियां हैं, फॉक स्टोरी है, ऐतिहासिक साक्ष्य से नहीं मानता है, तो कारीगरों के द्वारा ऐसा कहा जाता है कि अगर संरचना पसंद आई हो तो कारीगरों को इनाम दिया जाए। तो ऐसे में ऐसा कहा जाता है कि उन कारीगरों का हाथ इन्होंने कटवा दिया था शाहजहां ने। क्यों? क्योंकि फिर से दोबारा ये कारीगर ऐसी कोई संरचना न बना पाए। तो ये सब बेटा वही फॉक, मैंने कह रहा हूं ना, फॉक स्टोरीज हैं या किंवदंतियां हैं। एक और भी कॉन्सेप्ट है कि कहा जाता है कि नहीं, 2 ताज थे। तो एक सफेद संगमरमर का बना हुआ ताज है, वह यमुना के एक किनारे रहता है। यमुना के दूसरे किनारे कहा जाता था कि एक ब्लैक ताज था। तो असल में बेटा वो कोई ब्लैक ताज वगैरह नहीं था। चांदनी रात में जो मून लाइट होता था, तो मून लाइट में सफेद संगमरमर का जो ये ताजमहल है वह अपनी चमक से इसकी एक अलग ही सौंदर्य होता था। और उसकी जो यमुना नदी है, यमुना नदी में इस ताज की परछाई बनती थी। और पानी के बाद, सॉरी, पानी में जो परछाई बनता है, तो ताज जो है यमुना नदी में रिफ्लेक्ट होकर के उस पार जो है उसकी एक परछाई बनती थी। और हूबहू परछाई बेटा देख ही रहे हैं कि जैसा व्यक्ति होता है वैसा परछाई, तो जैसी इमारत वैसी उसकी परछाई। और चूंकि चांदनी रात में वो परछाई है तो वो काला सा लगता था, जाने वालों को, राहगीरों को लगता था कि यहाँ पे भी कोई एक इमारत है। तो वह उसे परछाई बेटा काला होता है, तो उसे ब्लैक ताज के रूप में कहा जाता था कि 2 ताज थे। तो वही जो कह रहा हूं ना कि इस तरीके से कई सारी कहानियां जो है जुड़ी हुई हैं। फिर जब ताजमहल का वो रखा जाता है तो ऐसे में, अरे भाई, मुगल ही थे, शहंशाह हिंदुस्तान है, दुनिया का लगभग 1/4 जो है धन मुगलों के पास है। तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से ऐसा समझा जाता है कि बादशाह का एक इसी तरीके का अपना राजनैतिक संरचना भी होना चाहिए। तो राजधानी उन दिनों में कहाँ थी? आगरा थी।
अकबर के समय से राजधानी मुगलों की आगरा थी, तो दिल्ली में इन्होंने लाल किला का निर्माण करवाया और लाल किला लगभग 9 वर्षों में बनकर के तैयार हुआ था। और लाल किला भी क्या है, लाल किला भी राजनैतिक क्षेत्र की एक बहुत ही प्रमुख इमारत के रूप में एक इनका ड्रीम प्रोजेक्ट रहता है। तो लाल किला के बाद फिर होता है कि धार्मिक क्षेत्र में एक इबादत के लिए ऐसा कोई मस्जिद भी होना चाहिए जो अपनी भव्यता में अपने आप में अकेला हो। तो लाल किला के सामने जो है वह जामा मस्जिद का निर्माण किया जाता है, तथा तख्ते ताउस के बारे में तमाम कहानियां हैं, वो आप सुने होंगे। दुनिया का सबसे जो है कीमती सिंहासन मुगलों के पास था, और इसी तख्ते ताउस में क्या था, इसी तख्ते ताउस में कोहिनूर हीरा जड़ा गया था। ये वही कोहिनूर है जो अलाउद्दीन खिलजी, जब अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम मलिक काफूर रहता है, वारंगल का अभियान किया हुआ रहता है, तो वारंगल के शासक को जब पराजित करता है तो प्रताप रुद्र देव ने यह कोहिनूर मलिक काफूर को दिया था। मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी को खुश करने के लिए वह कोहिनूर उनको दिया था। तो कोहिनूर दुनिया का क्या है, दुनिया के 10 सबसे बेशकीमती हीरो में से एक है, और अभी तक के टिल द टाइम जो है दुनिया के जो सबसे अभी 10 सबसे बेशकीमती हीरे हैं उसमें कोहिनूर का नाम आता है, और वह कोहिनूर मुगलों के सिंहासन की शोभा बढ़ा रहा होता है। तो चलिए, शाहजहां हो गए, अब आगे बढ़ते हैं। आगे कौन है, तो आगे जो है अगले शासक औरंगजेब हैं। अगले शासक जो है वह औरंगजेब हैं। तो औरंगजेब का जो समय काल है वह 1658 से 1707 ईस्वी रहता है। शाहजहां के शासन के अंतिम दिनों में क्या होता है, तो शाहजहां के शासन के अंतिम दिनों में उत्तराधिकार का संघर्ष होता है। शाहजहां के शासन के अंतिम दिनों में उत्तराधिकार का संघर्ष होता है। ये उत्तराधिकार का संघर्ष कब से कब तक होता है, तो 1656 से 1658 ईस्वी तक होता है। और उत्तराधिकार का यह संघर्ष जो है वह किसके मध्य में होता है, तो शाहजहां के पुत्रों के मध्य होता है। अब जो शाहजहां के पुत्रों के मध्य उत्तराधिकार का संघर्ष है, इसमें शाहजहां के 4 पुत्र हैं। जो सबसे बड़े पुत्र हैं वह कौन है, वह दारा सिकोह रहते हैं। उसके बाद फिर कौन है, फिर चारों पुत्र दारा सिकोह हैं, औरंगजेब हैं, सूजा हैं और मुराद रहते हैं। औरंगजेब जो रहते हैं वह क्या रहते हैं, तो औरंगजेब जो हैं एक अत्यंत महत्वाकांक्षी व्यक्ति के रूप में रहते हैं। ये सुन्नी धर्म को मानने वाले रहते हैं, और ऐसे में क्या होता है, अपनी महत्वाकांक्षा के कारण इन्होंने अपने भाइयों की हत्या करके अंततः जो है वह दिल्ली की सत्ता को प्राप्त किया था। तो यहां पर जो है उत्तराधिकार का जो संघर्ष है, इस संघर्ष में कई युद्ध हुए थे। उत्तराधिकार के संघर्ष में कई युद्ध हुए थे, और इन युद्धों को यदि देखा जाए तो इन युद्धों में वह बीडीएस केडी है, बी से बहादुरगढ़ का युद्ध है। देन आफ्टर धर्मत का युद्ध है। फिर जो है सामूगढ़ का युद्ध है। फिर जो है वह खंजवा का युद्ध है।
फिर जो है वह देवराई का युद्ध है। देवराई का युद्ध है। तो इतने सारे जो है युद्ध उत्तराधिकार के संघर्ष में होते हैं। औरंगजेब क्या होता है, औरंगजेब ने अपने सभी भाइयों की हत्या करके अंततः क्या किया, अंततः जो है मुगल सिंहासन को प्राप्त किया था। तो आफ्टर assassination of his all brothers, ultimately औरंगजेब used the मुगल थ्रोन। तो इसमें सबसे ज्यादा जो लोगों का लगाव था, चूंकि दारा सिकोह शाहजहां के बड़े पुत्र थे, उत्तराधिकार का जो यूजुअली नियम देखेंगे तो राजा का बड़ा पुत्र ही शासक बनता था। दारा सिकोह के साथ लोगों का लगाव क्यों था, क्योंकि दारा सिकोह जो हैं वह अकबर की तरह ही बहुत ही उदार स्वभाव के रहते हैं। जो दारा सिकोह की उदारता रहती है उससे इनका हिंदुओं में भी बहुत ज्यादा जो है सम्मान रहता है। इनके उदार स्वभाव का एक उदाहरण जब लाल किला बन करके तैयार होता है, लाल किला का फाउंडेशन 1638 में दिया गया था और 1647 में कुछ समथिंग वही आसपास का समय है ये बन करके तैयार होता है। जिस दिन लाल किला का उद्घाटन रहता है वैसे में देश विदेश से तमाम जो है मेहमान दिल्ली आए हुए रहते हैं तथा राज परिवार के जितने भी सदस्य रहते हैं वह इन्हीं मेहमानों के जर्रा नवाजी में, इन्हीं मेहमानों के कह सकते हैं कि उनके उसे क्या कहेंगे, जो एक तरीके से वेलकम करने में जो है वह मशगूल रहते हैं। और ऐसे में उन दिनों जो है चांदनी चौक, जो लाल किला के सामने का क्षेत्र उसे चांदनी चौक कहते हैं, दिल्ली की आम जनता में भी बहुत ज्यादा उत्साह रहता है। क्योंकि एक लंबे समय के बाद क्या होता है, तो एक लंबे समय के साथ जो है यह अंततः क्या होता है, तो अंततः जो है इस राजनीतिक इमारत का उद्घाटन रहता है। तो जनता में बहुत जोश रहता है और जनता जो है वह भी सड़कों पे उमड़ी हुई रहती है। और एक झलक पाने के लिए वो क्या रहते हैं, एक झलक पाने के लिए जनता जो है वह पूरा भीड़ जो है चांदनी चौक की सड़कों पर वह उमड़ी हुई थी। तो इस तरीके से क्या है, कोई भी आम जनता की सुध लेने वाला नहीं रहता है। दारा सिकोह जो रहते हैं वह चांदी के सिक्के बोरियों में भरवाते हैं, अपने रथ पर बैठते हैं। सारे राज परिवार के लोग देश विदेश के मेहमानों के साथ जो है जश्न मना रहे थे। दारा सिकोह चांदनी चौक की सड़कों पर आम जनता के साथ क्या कर रहे हैं, तो आम जनता के साथ जो है वह चांदी के सिक्के लुटा करके इस उनके खुशियों में शरीक हो रहे हैं। तो ये उनका जो है ग्राउंड टू अर्थ कैरेक्टर था, इसलिए वो आम जनता में बहुत ज्यादा लोकप्रिय रहते हैं। हिंदुओं में लोकप्रियता का कारण रहता है कि वह धार्मिक रूप से बहुत उदार रहते हैं। धार्मिक रूप से उदार रहते हैं, इन्होंने ही, दारा सिकोह ने ही उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवाया था जिसे सिर्रे अकबर कहा जाता था। तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से जो है वह औरंगजेब ने उस दारा सिकोह की हत्या किया हुआ था। और हत्या भी बेटा बहुत ही क्रूर तरीके से, बहुत ही रेडिकल, रेडिकल क्या कह सकते हैं बेटा, रेडिकल तो केवल धार्मिक तरीके के लोगों को कहा जाता है। ये बहुत ही ना क्रूवेल टाइप का किंग था औरंगजेब जो था, वो बहुत ही ना उसे क्या कह सकते हैं, क्रूर स्वभाव का जो है वह बादशाह सिद्ध हुआ था। उसने दारा सिकोह का ही क्या किया था, पहले तो दारा सिकोह को जब इसमें हराता है, देवराई के युद्ध में हराता है, तो हराने के बाद उन्हें बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है। खुलेआम उसी चांदनी चौक की सड़कों पर वह कोड़ों से पिटवाता है कि जनता में जो दारा सिकोह की साख है वह साख समाप्त हो जाए। अब कोड़ों से पिटवाता है तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो है वह अब जो है दारा सिकोह को उसके गर्दन कलम करवाता है, उसकी गर्दन काटता है। वही उत्तराधिकार के संघर्ष के दौरान जब औरंगजेब की विजय होती है तो उसने क्या किया था, उसने शाहजहां को भी, मतलब अपने पिता को ही कैद में डलवा दिया था। कैद में मीन्स की जो आगरा का लाल किला होता है, आगरा के लाल किला में उनको नजरबंद करवा दिया रहता है। दिल्ली
के लाल किला में औरंगजेब है और दारा सिकोह का जब गर्दन कलम करवाता है तो उस गर्दन को वह चांदी के थालियों में ढक कर उसे सजवा करके उसे नकाब से ढकवा करके उनके अपने वालिद जो है शाहजहां को उपहार के रूप में भेजता है। तो शाहजहां को लगता है कि औरंगजेब ने उपहार भेजा है, मीन्स कि उसका एटीट्यूडल चेंज हुआ होगा, उसका माइंडसेट चेंज हुआ होगा। और जब वो देखते हैं कि ये उनके ही पुत्र दारा सिकोह का सिर है, तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में वह जो है मतलब एक जो होता है ना एकदम से टूट से जाते हैं। तो ये औरंगजेब को मैं कह रहा हूं कि रेडिकल कहना बेटा सही नहीं होगा, रेडिकल ही नहीं था, वो बहुत ज्यादा क्रूएल कैरेक्टर का किंग हुआ था और साथ ही साथ बहुत ही सस्पिशियस था। सस्पिशियस मींस कि बहुत ज्यादा वह संदेह करता था और यही उसके बाद में पतन का कारण भी बनता है। औरंगजेब की एक बहन जो है वह देखिए उनका क्या नाम रहता है, तो उसकी बहन जो बड़ी बहन रहती हैं, 3 बहनें रहती हैं, तो औरंगजेब की जो बड़ी बहन रहती हैं वह भाइयों को मार दिया, पिता को उसने कैद कर दिया। अब चूंकि शाहजहां के अपने समय काल में आपने देखा था कि जब उनकी पत्नी अर्जुमंद बानो बेगम का इंतकाल होता है, उसी के बाद वो बहुत ही खोए खोए से रहते थे। अब ऐसे में क्या है, ऐसे में अपने जीते जी अपने सारे पुत्रों को, औरंगजेब को छोड़ के और सारे पुत्रों का, और किसके द्वारा मारा जाना, अपने ही पुत्र के द्वारा मारा जाना। तो ऐसे में उनकी जो बड़ी पुत्री रहती है वो चाहती हैं कि अब वृद्धावस्था है शाहजहां का और उनकी सेवा किया जाए। तो इसमें भी उसको औरंगजेब को विद्रोह की आहट समझ में आती है, विद्रोह की बू समझ में आता है और वह जो है शुरुआत में तो मिलने देता है, लेकिन बाद में क्या करता है, बाद में जो है वह अपनी ही बहन को अपने ही पिता से मिलने पे रोक लगा देता है। फिर जो रहता है बहुत सारी कहानियां औरंगजेब की क्रूरता के बारे में या शाहजहां के साथ जो दुर्व्यवहार है उसके बारे में प्रचलित है। ऐसा कहा जाता है कि वह अपने पिता को पानी भी जो है वह लिमिटेड ही क्वांटिटी में देता था। तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन निष्कर्ष क्या है, निष्कर्ष ये है कि अंततः औरंगजेब ही क्या होता है, औरंगजेब ही अगला बादशाह बनता है। अब औरंगजेब जब बादशाह बनता है तो फिर से वही उसकी जो कट्टर धार्मिक नीतियां हैं उस पर आगे बढ़ता है। सुन्नी धर्म को वह मान रहा है और जो उत्तराधिकार का संघर्ष है, इस उत्तराधिकार के संघर्ष में उसे समर्थन किसका मिलता है, तो उत्तराधिकार के संघर्ष में उसे जो है वह नक्शबंदिया सिलसिला है। नक्शबंदिया सिलसिला ये रेडिकल रहता है, ये कट्टरपंथी रहता है। तो नक्शबंदिया सिलसिला से सशर्त समर्थन मिला था, सशर्त समर्थन मिला था। तो ये सशर्त समर्थन क्या था, तो ये सशर्त समर्थन था कि जब आप गद्दी नसी होंगे, जब आप सत्ता प्राप्त करेंगे तो भारत का क्या करेंगे, भारत को दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम के रूप में करेंगे, मतलब कन्वर्जन ऑफ रिलीजन, इस्लामिक राज्य के रूप में भारत को स्थापित करेंगे। औरंगजेब ने, चूंकि मैंने शुरू में ही कहा ना महत्वाकांक्षी है, जो वह सोच लिया है उसे पाने के लिए वह किसी हद तक जा सकता था, किसी हद तक मतलब वह समझ ही सकते हैं जब भाइयों के साथ इतना बेरहम था, पिता के साथ इतना बेरहम था। तो वहां पे नक्शबंदिया सिलसिला तो दूसरे धर्म के लोगों को इस्लाम में परिवर्तित करने की बातें कह रहा है, वह पूरा फुल फ्लेज जो है अपनी हामी भरता है। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में जो है वह यहां से जो नक्शबंदिया सिलसिला जब वो शासक बनता है तो भारत का इस्लामीकरण कराना शुरू करता है। जब भारत का इस्लामीकरण कराना शुरू करता है तो उसने ये प्रोसेस कहां से शुरू किया था, तो उसने ये प्रोसेस जम्मू एंड कश्मीर से शुरू किया कि वहां से लेकर के और पूरे भारतवर्ष का क्या किया जाएगा, पूरे भारतवर्ष का जो है वह इस्लामीकरण किया जाएगा। तो ऐसे में फिर बेटा और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन थोड़ा बियॉन्ड द आपका सिलेबस हो जाएगा। तो ऐसे में वह जो है जम्मू कश्मीर में या फिर आगे चल कर के अभी वीर शहीदी दिवस वाली जो चीजें आपने सुना है, सिख जो धर्मगुरु रहते हैं, बहुत सारी उसकी चीजें रहती हैं जिसको वह उसके धार्मिक कट्टरता की नीति से जोड़ करके देखा जाता है।
तो एक तरीके से ये क्या हो गया, एक तरीके से औरंगजेब का अभी तक आपने जो जाना वह सारा का सारा निगेटिव एस्पेक्ट जाना। अरे भाई आपने देखा नहीं, अपने भाइयों को मारा, अपने पिता को कैद करवाया, उसने हिंदुओं को जबरन जो है इस्लाम में धर्मांतरित करवाया। तो औरंगजेब पे कुछ नए रिसर्च भी हो रहे हैं। ये सारा परंपरागत जो औरंगजेब के बारे में बातें हैं, तो वो सारी बातें हैं, मतलब सिक्के का एक पहलू आपने देखा। सिक्के का दूसरा पहलू क्या है, तो ये सब आपके जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। ऑप्शनल में जो है एक प्रश्न पूछता है कि औरंगजेब बद नहीं बदनाम बादशाह था। मतलब औरंगजेब को वो उतना बुरा नहीं था जितना इतिहास में उसे बदनाम किया गया है। जिसे कहा जाता ना, हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहां दम था। तो औरंगजेब उतना बुरा नहीं था जितना उसे इतिहासकारों ने बदनाम किया है। तो अब थोड़ा सा बेटा उसका भी पहलू जान लीजिए। पिछले क्लास में मैंने वह जो हल्दी घाटी का युद्ध है उसका भी दूसरा एस्पेक्ट बताया हुआ था कि 400 450 सालों से ये पढ़ रहे थे कि हल्दी घाटी अकबर जीतते थे, और कुछ पिछले कुछ वर्षों से ये है कि नहीं, मुगलों ने ये युद्ध नहीं जीता हुआ था। तो यहां पर क्या है कि औरंगजेब बद नहीं बदनाम था। वो क्या है भाई, तो उसके व्यक्तित्व का एक दूसरा पहलू है। तो अब ऐसा कहा जाता है कि जनाब जो है भाइयों को मारा, पिता को कैद किया, तो ऐसा थोड़ी था कि ये इतिहास में वह एकमात्र ऐसा शासक था जिसने ये किया। प्राचीन काल में बेटा एक हर्यक वंश है। हर्यक वंश को पितृहंता वंश ही कहा जाता है। पुत्र पिता की हत्या कर दे रहा है, इसीलिए उसे स्लेयर डायनेस्टी या पितृहंता वंश कहा जा रहा है। सम्राट अशोक के बारे में, उन्होंने भी उत्तराधिकार का संघर्ष लड़ा हुआ था। 273 ईसा पूर्व से 269 ईसा पूर्व तक 4 वर्षों तक वह उत्तराधिकार का संघर्ष चला हुआ था। तो कुल मिला जुला करके क्या है, कुल मिला जुला करके सम्राट अशोक के बारे में कहा जाता है कि सिंहली साहित्य जो है, दीपवंश, महावंश, दिव्यावदान, कुछ ऐसा वहां पे जिक्र है कि 99 भाइयों को मारकर उसने शासन सत्ता को प्राप्त किया था। तो इतिहास में तमाम ऐसे उल्लेख मिलते हैं जहां पे भाइयों को, पिता को मारा गया है। तो ऐसे में कहा गया कि औरंगजेब के ऊपर सारा दोष मढ़ देना, कि उसकी क्रूरता को इस रूप में दिखाना, तो यह एक पक्षी व्याख्या होगा। ऐसी कई सारे दृष्टांत मिलते हैं। फिर जो है कि औरंगजेब बदनाम है, बद नहीं बदनाम। तो बद नहीं में उसके क्या आर्गुमेंट दिया जाता है, वह बुरा शासक नहीं था। तो आर्गुमेंट दिया जाता है कि भाई महत्वाकांक्षा बहुतों शासक के पास रहा है, तो अपनी महत्वाकांक्षा के कारण उसने जो भी किया, परंतु क्या रहता है, परंतु समय की आवश्यकताओं से भी उसकी नीतियां प्रेरित रहती हैं। जैसे कि उसका कट्टर इस्लामिक होना, और कट्टर इस्लामिक होने में हिंदू मंदिरों को तोड़ा जाना, वह उस समय की आवश्यकता थी, आर्थिक आवश्यकता थी। इसलिए वो सोचा कि थोड़ा बुरा ही कहा जाऊं। लेकिन क्या है, हिंदू मंदिरों में बहुत ज्यादा जो है धन संपत्ति होता था। असल में क्या है, असल में शाहजहां के समय से ही मुगल अर्थव्यवस्था डावाडोल होने लगी थी। क्यों? क्योंकि दुनिया की एक से बढ़कर एक नायाब इमारतें 9-9 साल, 10-10 साल, 20-20 साल तक बनने वाली इमारतों की नींव रखी गई थी। अभी मैंने बताया ताजमहल है, लाल किला है, जामा मस्जिद है। तो खजाना, मुगलों का खजाना जो है दबाव की स्थिति में रहता है। अब औरंगजेब था, औरंगजेब के बाद बेटा आप पढ़ते हैं मुगलों का पतन हो गया। अगर औरंगजेब जैसा सशक्त शासक, वो बद वाला मैं बता रहा हूं कि वह उतना बुरा नहीं था, तो कहा जाता है ये औरंगजेब की दूरदर्शिता थी जो उसने मुगलों के पतन को 50 साल टाल ले गया। कैसे टाल ले गया, तो उसने हिंदू मंदिरों को तुड़वाया, वहां से धन प्राप्त किया। और भी उसके बारे में कहा गया कि वह नृत्य संगीत का विरोधी था। नृत्य संगीत का विरोधी होना भी उसकी दूरदर्शिता का प्रतीक था। सैकड़ों की संख्या में जो है दरबार में नृत्य करने वाली जो है महिलाएं होती थी, और वो पेड एम्प्लॉय होती थी। पेड एम्प्लॉय मतलब उनको पूरा जो है राज्य की तरफ से तनख्वाह दिया जाता था, राज्य के खर्च पर उनका रहन सहन सब वो होता था। यहाँ पे अर्थव्यवस्था क्या है, दबाव की स्थिति में है, तो नृत्य संगीत पे प्रतिबंध लगाने से इन सबको जो है छुट्टी दे दिया जाता है। और ऐसे में क्या है, ऐसे में जो शाही खर्च है उसमें कमी लाया जाता है। औरंगजेब चित्रकला का विरोधी था, तो चित्रकला का विरोधी था। यहां पे भी दूरदर्शिता है कि जो चित्रकार थे, यह
शाही खर्च पर पलने वाले, मतलब जो राजकोष है उस पे पलने वाले जो हैं ये कारीगर थे। इससे प्रत्यक्ष रूप से देखा है भाई, जब मुगल भरे पूरे थे तो चित्रकारों को शरण दिया गया, वो उस समय वैलिड था। इस समय औरंगजेब को लगता है अर्थव्यवस्था पर बहुत ज्यादा दबाव है, तो फ्री में इनको अपने सर का बोझ बनाने से अच्छा है, तो कहता है मुझे चित्रकला पसंद ही नहीं है। वही हाल उसने नृत्य संगीत को कह दिया था, मुझे नहीं पसंद है। जब नहीं पसंद है तो जाइए, चाहे जहां भी जाइए, भाड़ में जाइए, लेकिन हमारे संसाधनों पर आप जो है बोझ मत बनिए। तो ये क्या है, औरंगजेब की दूरदर्शिता का कुछ जो नए वो हैं डायमेंशन, जो नए रिसर्च हैं, और जिसे यूपीएससी ऑप्शनल जैसे सब्जेक्ट में पूछ भी चुका है। और बेटा कहा जाता है कि जैसे हर मुगल बादशाह के हरम में सैकड़ों से लेकर के हजारों स्त्रियां होती थीं, औरंगजेब जो है चारित्रिक रूप से वह उच्च रहता है और हरम प्रथा को ही वह बंद करवा देता है। कहता है ये हरम वगैरह की परंपरा नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे में क्या है, ऐसे में जो है हरम प्रथा पे बैन लगता है। फिर क्या होता है भाई, तो फिर आगे चल करके अच्छा, मुगल बादशाह जो रहते हैं वह, उनकी कई पत्नियां थी। औरंगजेब के बारे में कहा जाता है कि आजीवन एक पत्नी के प्रति वह समर्पित रहते हैं। फिर आगे क्या है, तो फिर आगे जो है मुगल बादशाह जो रहते हैं, अमूमन सभी बादशाह कोई ना कोई नशा करते थे। औरंगजेब आजीवन किसी नशे को छुआ तक नहीं था। तो ये सारे पॉइंट्स उसके फेवर में दिए जाते हैं कि औरंगजेब के व्यक्तित्व के सकारात्मक पक्ष थे। और कुछ जो उसके कट्टर धार्मिक नीतियां जो अपनाता है, तो वह आर्थिक आवश्यकताएं थी, इसलिए वह कट्टर बनना स्वीकार किया, बजाय कि मुगलों के पतन में भागीदार बनने की जगह जो है। तो चलिए, जो है दोनों डायमेंशंस मैंने औरंगजेब के बारे में बताया। अब आगे क्या होता है, तो औरंगजेब जो रहता है, जब उत्तराधिकार का संघर्ष होता है तो वह दक्कन का सूबेदार रहता है। औरंगजेब जो है वह क्या है, तो वह दक्कन का सूबेदार रहता है। दक्कन का सूबेदार रहता है। तो इसी दौरान क्या होता है, इसी दौरान जो ये मराठवाड़ा क्षेत्र है, मराठवाड़ा क्षेत्र में कौन उभरा है, तो मराठवाड़ा क्षेत्र में छत्रपति शिवाजी महाराज उभरे हुए हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज उभरे हुए हैं। और ऐसे में जो है इस क्षेत्र में, मराठवाड़ा क्षेत्र में, मुगलों को वह लूटते हैं। सूरत वाला जो क्षेत्र है वहां भी मुगलों को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाते हैं। और औरंगजेब में अगर सही रूप में देखा जाए तो वह अहंकारी स्वभाव का था। ही वॉज एन एरोगेंट किंग। अब मुगलों का उससे, मुगल शक्ति का या मुगल साम्राज्य, सही में बेटा मैंने पहले भी कहा कि मुगल मुगल थे, तो एशिया में चुनौती देने वाला अपवाद में एक दो शक्तियां थी। भारतवर्ष में तो बेटा मुगलों के सामने हो चुकी केंद्रीय सत्ता है। अब केंद्रीय सत्ता को हटा दिया जाए तो बाकी सब क्षेत्रीय सत्ता बची। तो उसे इस बात का अहंकार रहता है कि मुगल शक्ति, मुगल सैन्य शक्ति, मुगल जो सैन्य तकनीकी जो है उसे कह सकते हैं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, वह किसी के पास नहीं है। तो वह उसे दिल पे ले लेता है कि ये छत्रपति शिवाजी महाराज जो है वह मुगलों को प्रत्यक्ष चुनौती दे रहे हैं। और चूंकि हिंदू धर्म से हैं और वह, अभी मैंने कहा कि रेडिकल इस्लाम को कहीं ना कहीं जो है सपोर्ट कर रहा था, तो उसे इस बात को लगता है कि भाई शहंशाही हिंदुस्तान, मतलब समझ रहे हैं ना, वहां से अफगानिस्तान से लेकर के आज का पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश, आज के भारत का एक बड़ा क्षेत्र मुगलों का हिस्सा था। और मराठवाड़ा क्षेत्र, आज का जो महाराष्ट्र देख रहे हैं, वो भी शिवाजी के पास औरंगजेब के समय में उतना बड़ा मराठवाड़ा नहीं था। वहां भी कई छोटे छोटे स्वतंत्र वो रहते हैं, जागीरदार रहते हैं। तो उससे इस बात पे ये रहता है कि मैं, मतलब इनसे डर जाऊं, जो है मराठों से डर जाऊं। दूसरा क्या रहता है, तो दूसरा जो है छत्रपति शिवाजी के पिताजी जो शाहजी भोसले थे, तो शाहजी भोसले मुगलों की सेवा में थे। तो फिर चूंकि कोई इनका रॉयल फैमिली था नहीं शिवाजी महाराज का, तो उसे इस बात का भी रहता है कि ये कोई राज परिवार का भी लड़का नहीं है। तो ऐसे में उसने क्या होता है, ऐसे में औरंगजेब को रहता है कि फूंक मारूंगा, मतलब कुचल दूंगा, मुगल शक्ति के सामने ये टिक नहीं पाएंगे, फूंक मारूंगा और
उड़ जाएंगे। तो कुछ जो तो ऐसे में क्या है, ऐसे में जो है वह, इसको मैं हम लोग डिटेल में, अब इसके बाद एक लास्ट क्लास होगी जिसमें शिवाजी को देखा जाएगा। तो वो शिवाजी से उलझते हैं तो जो कहा जाता है ना, कभी खुशी कभी गम वाली हाल रहता है, उसे शिवाजी में हम लोग डिटेल में देखेंगे। एक बार वो शिवाजी को मिलने के बहाने जो बुलाते हैं, पुरंदर की संधि के बाद मिलने के बहाने जो आगरा बुलाते हैं, वहां पे धोखे से उन्हें कैद भी कर लेते हैं। लेकिन बेटा शिवाजी, जो कहा जाता है ना, तू डाल डाल तो मैं पात पात वाली कहावत है, तो शिवाजी जो है सकुशल वहां से निकल गए रहते हैं। फिर ऐसे में क्या होता है, ऐसे में जब तक शिवाजी रहते हैं औरंगजेब, जब तक शिवाजी जीवित रहते हैं औरंगजेब उनका बाल भी बांका नहीं कर पाता है। तो अब छत्रपति शिवाजी महाराज की जब मृत्यु होती है, कब होता है मृत्यु, 1680 ईस्वी में। तो मृत्यु के पश्चात अब वो बहाना ढूंढता है, और ऐसे में क्या है, तो ऐसे में औरंगजेब अपने विद्रोही पुत्र औरंगजेब अपने विद्रोही पुत्र अकबर द्वितीय का पीछा करते हुए क्या होता है, अकबर द्वितीय का पीछा करते हुए वह 1682 ईस्वी में 1682 ईस्वी में दक्कन पहुंचा। तो जब 1682 ईस्वी में दक्कन पहुंचता है तो उसका उद्देश्य यही रहता है कि शिवाजी अब मर चुके हैं, अब मराठवाड़ा क्षेत्र उसका होगा। तो ऐसे में दक्कन की राजनीतिक स्थिति क्या है, तो यहाँ पे मराठवाड़ा क्षेत्र के अगर बगल में देखा जाए तो ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर कौन है, तो यहाँ पे गोलकुंडा है, मीन्स की आज का आंध्रा तेलंगाना का क्षेत्र, और फिर ये जो आज का कर्नाटका का क्षेत्र है ये बीजापुर है। गोलकुंडा और बीजापुर दोनों में क्या है, दोनों में मुस्लिम शासक रहते हैं। तो ऐसे में औरंगजेब फिर अब मराठों के विरुद्ध कौन सी नीति चलता है, तो वह जो है मराठों को विधर्मी घोषित करके बीजापुर और गोलकुंडा का सहयोग लेता है। बीजापुर और गोलकुंडा का सहयोग लेता है, परंतु क्या है, परंतु जब अपेक्षित सफलता नहीं मिलता है, मीन्स कि जब उसे अपने हिसाब से सफलता नहीं मिलता है, तो फिर क्या उसे समझ में आता है, उसके बहुत सारे मल्टी डायमेंशनल जो है ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं, परंतु उसका एक कारण यह भी रहता है कि मराठों के समूल दमन के लिए वो सोचता है कि मराठों को घेरने की नीति अपनाया जाए। तो ये वाला जो क्षेत्र है ये सब तो मुगल क्षेत्र ही है। अब उसे लगता है कि अगर बीजापुर गोलकुंडा को भी जीत लिया जाए तो मराठे तीन तरफ से घिर जाएंगे, जब तीन तरफ से घिर जाएंगे तो मुगलों के सामने घुटने टेक देंगे। तो इस तरीके से, और भी उसका बेटा मैं कह रहा हूं ना कि कई सारे डायमेंशंस होते हैं। अन्य इतिहासकार इसका, इस जो आइडियोलॉजी है इसका विरोध भी करते हैं, वो एक अलग अपनी थ्योरी लेकर के जाते हैं। तो बहुत ज्यादा थ्योरी बेटा आप मत जानिए। क्यों बहुत ज्यादा थ्योरी मत जानिए, क्योंकि जीएस नाम ही आपका क्या है, नाम ही जीएस है, जनरल स्टडी का बैच है। जब जनरल स्टडी का बैच है तो केवल हिस्ट्री थोड़ी पढ़ना है, अरे कुछ भी ऐसा नहीं है बेटा जो आपको नहीं पढ़ना है। हिस्ट्री के अलावा जो है ज्योग्राफी पढ़ना है, उसका भी इसी तरह से अथाह सिलेबस है। पॉलिटी पढ़ना है, साइंस एंड टेक पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, करेंट अफेयर्स पढ़ना है। तो एक बहुत बड़ा वाइड सिलेबस है। इसके अलावा सीसैट है, मतलब तो कहने का अर्थ है कि बहुत डीप में आप जाकर के चीजों को सस्टेन भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि और चूंकि सिलेबस इतना बड़ा है इसीलिए इसका नाम भी जीएस रखा गया है कि सब कुछ जानिए, लेकिन कौन सा स्टडी हो, जनरल स्टडी हो। अगर ऑप्शनल होगा बेटा तो फिर वही है ना कि पूरा औरंगजेब पे ही कम से कम
1 से 2 क्लास, 2-2 घंटे की पूरी क्लास नहीं। मतलब औरंगजेब बद नहीं बदनाम बादशाह है। फिर एक प्रश्न बनता है कि जिस प्रकार स्पेन के नासूर ने नेपोलियन का पतन कर दिया, उसी प्रकार दक्कन के फोड़े ने औरंगजेब का पतन कर दिया। तो इन्हीं सब में बेटा पूरी क्लास निकल जाएगी, मतलब औरंगजेब के कुछ अंश को जानने में। फिर औरंगजेब की अपनी राजपूत नीति है, औरंगजेब की अपनी धार्मिक नीति है, औरंगजेब की अपनी, ये बेटा अभी जो देख रहे हैं वो औरंगजेब की अलग से एक दक्कन नीति आप पढ़ेंगे। तो वो ऑप्शनल में, चूंकि इन डेप्थ जाना होता है तो वहां पे इन डेप्थ स्टडी होता है। तो यहाँ पे चूंकि संभव बैच है और ये आपके जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे रखा जा रहा है। तो मुद्दे की बात क्या है, तो अभी वो चूंकि मराठों को कर रहे हैं तो उस संदर्भ में कहानी को समझिए। ये रहता है कि औरंगजेब पहले विधर्मी घोषित करके इनका सहयोग लेना चाहता है, बीजापुर और गोलकुंडा का सहयोग लेना चाहता है। जब अपेक्षित सफलता उसे नहीं मिलता है, मतलब मराठों पे पूर्ण नियंत्रण वह नहीं कर पाता है, तो उसे समझ में आता है कि बीजापुर और गोलकुंडा को ही जीत लें। और जीतने के बाद जब मराठे 3 तरफ से घिर जाएंगे मुगल सीमा से, तो उन्हें, इस तरफ तो बेटा समंदर ही है, अरब सागर है, तो उन्हें घुटने टेकने ही पड़ेंगे। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में जो है 1686 ईस्वी में, 1686 ईस्वी में इसने बीजापुर की विजय किया। फिर जो है 1687 ईस्वी में इन्होंने गोलकुंडा की विजय किया। तो जब बीजापुर और गोलकुंडा को जीत लेते हैं तो इसके बाद, जीतने के बाद अब मराठों पे पूर्ण प्रहार की नीति अपनाते हैं। और फिर 1689 में छत्रपति शिवाजी महाराज के जो लड़के हैं, पुत्र हैं, संभाजी की निर्मम हत्या किया जाता है। संभाजी की जो निर्मम हत्या रहता है उसका उद्देश्य यही रहता है कि मराठों में एक डर की लहर, मतलब इतनी क्रूरता से उन्हें मारो कि मराठे डर जाएं कि जब हमारे राजा के साथ ऐसा व्यवहार हो सकता है तो मराठा राज्य को लेकर के औरंगजेब किस सीमा तक जा सकता है। तो जो कहा जाता है ना, प्रारंभ में उसे सफलता इसी क्रूरता की नीति से मिला था। अपने भाइयों के साथ क्रूरता से पेश आया था, सफलता मिली थी तो आजीवन वो उसी को सफलता का सूत्र समझता रहा। यहां बेटा दांव उल्टा पड़ गया। संभाजी की जो निर्मम तरीके से हत्या होती है उससे हर मराठवाड़ा जो है एक चिंगारी बन करके उभरता है। उन्हें लगता है कि एक राजा के साथ इस तरीके से व्यवहार, अब बेटा कैसे मारा था वो, कैसे, मतलब ये वो जो कहा जाता है ना कि एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, तो वो छावा फिल्म में शायद उसकी झलक आपको दिखी होगी। कुछ उसे ये मत सोचिएगा फिल्म है, कुछ वैसा ही मिलता जुलता उसने किया हुआ था। तो अब क्या है, दांव बेटा उल्टा पड़ गया। दांव उल्टा पड़ गया मीन्स कि वह सोचा था कि डर जाएंगे, अब यहाँ पे बेटा वो जो कहा जाता है ना कि फ्लावर समझा है क्या, फ्लावर नहीं, मराठे तो फायर हैं। अब बेटा जो मराठवाड़ा क्षेत्र में विद्रोह उभरता है और जो गुरिल्ला युद्ध में पहले केवल मराठा सेना मुगलों से लड़ रही थी, अब जो कॉमन मैन है मराठवाड़ा क्षेत्र के, वो भी अब अपने सैनिकों को सहयोग देते हैं। और इस तरीके से औरंगजेब अब मराठवाड़ा क्षेत्र में एक अदृश्य शक्ति से उलझ जाता है। चूंकि ये दक्कन का पठार है, दक्कन का पठार मतलब पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ में बेटा जंगल है, वन है। अब दुश्मन कब आएगा, किधर से आएगा, कितनी संख्या में आएगा, ये कुछ भी ना तो अता था ना तो पता था। अब मुगल बेटा जो भी थे, 30 मारखा थे, मुगल जो भी थे वह आमने सामने के मैदानी युद्ध में थे कि सामने अगर हैं तो भाई हम शहंशाह हिंदुस्तान हैं, हम मुगलिया चाहे जितने बड़े तोप हैं। अब यहां पे तो क्या है, पहाड़ है, जंगल है, कब आएंगे, किधर से आएंगे, कितनी संख्या में, और वो भी बेटा घोषित सैनिक की तरह थोड़ी ना, वो तो आम नागरिक की तरह रहते थे एकाएक जो है, और इनके हर गतिविधि से वाकिफ थे। एक कहावत आपने सुना ना, जैसा देश वैसा भेष। मराठवाड़ों का तो वो जंगल उनका घर था, इनके लिए बेटा वो नई चीज थी। तो इनके हर गतिविधि से मराठे वाकिफ थे कि मुगल सैनिक कहां पे हैं, कितनी संख्या में हैं। और वह जब सहसा गुरिल्ला आक्रमण होता था
तो जो कहते हैं ना कि अब औरंगजेब को कुछ सूझता ही नहीं है, फिर वह क्या है, फिर बेटा कहानी लंबी है, उसे हम लोग जब अलग से मराठा राज्य किया जाएगा तो वहां पे देखा जाएगा। तो ये कौन है, ये औरंगजेब हैं, और ये औरंगजेब के समय के जो उनके अपने जो मुख्य कार्य रहते हैं वो रहते हैं। तो चलिए जो है यहीं पे उत्तरकालीन जो मुगल शासक हैं, उत्तरकालीन मुगल शासक में 3 शासक जो हैं वो हो गए। औरंगजेब का फिर से जिक्र होगा जब हम लोग मराठवाड़ा राज्य अगले क्लास में किया जाएगा, तो वहां पे फिर छत्रपति शिवाजी, उसके बाद जो है संभाजी महाराज हैं, फिर उसके बाद राजा राम है, फिर उसके बाद जो है राजा राम की पत्नी ताराबाई हैं, और बाद में क्या होता है, बाद में उसकी मृत्यु जो है, इतना चारों तरफ विद्रोह होना शुरू होता है, एक मराठों को दबाने चला था, और जो ताराबाई रहती हैं जब उसके खिलाफ खड़ी होती हैं, तो ताराबाई का एक महिला का विद्रोह, ऐसे में उत्तर में भी अब उसके खिलाफ विद्रोह हो रहा है, सिखों का विद्रोह होने लगा, जाटों का विद्रोह होने लगा, राजपूतों का विद्रोह होने लगा, साथ ही उसके समय के जो कुछ कबीले थे उनका विद्रोह होना शुरू होता है। औरंगजेब लंबे समय तक शासन भी किया था, 1656 या उत्तराधिकार को हटा दीजिए तो 1658 से 1707, 49 साल तो लीगल हो गया। तो ऐसे में वह वृद्धावस्था में आ चुका रहता है, और वृद्धावस्था में चारों तरफ विद्रोह ही विद्रोह, स्थिति अब उसके हाथ से निकल रही है। और ऐसे में क्या होता है, दुनिया को डराने वाला औरंगजेब, डर के साये में ही उसकी 1707 में मृत्यु होती है। 1682 में वो मराठों को कुचलने के लिए दक्षिण गया, आजीवन मतलब 1707 तक जिंदा रहा, लौट करके फिर वह उत्तर अपनी राजधानी नहीं आ पाया। दक्षिण में ही बेटा उसका कब्र है। औरंगाबाद पहले कहते थे, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, अब उसे छत्रपति संभाजी नगर कहा जाता है। तो ये बेटा कौन रहे, ये उत्तरकालीन मुगल शासक रहे। तो आइए जो है आज की क्लास को यहीं पे हम लोग औपचारिक रूप से समाप्त करेंगे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में इसी मंच पर। टिल देन ऑल द बेस्ट, थैंक यू।